कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 31 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ से PDF कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथ में नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के बैठे हैं। पेज नंबर 31 में सबसे पहला टॉपिक जो पेज नंबर 30 पे स्टार्ट हो गया था, इलास्टोमर, लेकिन लार्जली यहीं पे है तो यहीं पे कवर करेंगे हम। तो इलास्टोमर के बारे में बताऊँगा मैं। दूसरा, बल्क मॉडुलस डिफाइन करना सीखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन करना सीखेंगे और शेयर मॉडुलस डिफाइन करना सीखेंगे। तो एक मॉडुलस, 3 होते हैं टोटल मॉडुलाई, मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस है सबसे पहला, फिर बल्क मॉडुलस है और तीसरा है शेयर मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस हम एक्सप्लेन कर चुके थे लास्ट पेज पे, पेज नंबर 30 पे। तो अभी इस पेज पे बल्क मॉडुलस डिफाइन करेंगे और शेयर मॉडुलस डिफाइन करेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक है बकलिंग, ये बकलिंग सीखेंगे क्या होती है। और फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर, ये वाला टॉपिक लार्जली पेज नंबर 32 पे है, तो ये पेज नंबर 32 के साथ में डिस्कस करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाला। तो सबसे पहला इलास्टोमर टॉपिक ये समझते हैं। तो इलास्टोमर का मतलब क्या है। इलास्टोमर एक टाइप के मटेरियल होते हैं। ऐसे मटेरियल को इलास्टोमर कहते हैं जिसको उनकी ओरिजिनल लेंथ से मैनी टाइम्स तक आप स्ट्रेच्ड कर सको और वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, ओरिजिनल लेंथ में आ जाते हैं। हम गलती से इलास्टोमर को इलास्टिक यूज़ करते हैं। जो रबर बैंड घर में रहता है, बालों में पहनते हैं, उसको हम इलास्टिक रबर बैंड कहते हैं। तो इलास्टिक रबर बैंड नहीं है वो असल में। कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है, रबर बैंड, रबर ज़्यादा इलास्टिक है या स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर बैंड। जिसका यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जितना ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा इलास्टिक होता है। तो स्टील के और रबर बैंड के, रबर के, इनके यंग्स मॉडुलस का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। स्टील का यंग्स मॉडुलस तो इतना ज़्यादा है कि रबर का तो यंग्स मॉडुलस उसके कोई कंपैरिजन में ही नहीं आता। तो स्टील तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है इन कंपैरिजन टू रबर बैंड। फिर भी हम रबर बैंड को आमतौर से इलास्टिक कह करके इलास्टिक नाम से बुलाते हैं, तो वो गलत है, मिसनोमर है। असल में वो इलास्टिक नहीं है, वो इलास्टोमर है। इलास्टोमर ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनको उनकी ओरिजिनल लेंथ से कई गुना ज़्यादा, मैनी टाइम्स, मैनी फोल्ड्स इंक्रीज किया जा सकता है और वो फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पे वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेते हैं। इस तरह के मटेरियल्स को इलास्टोमर कहते हैं। ऐसे मटेरियल जिन्हें उनकी ओरिजिनल लेंथ से मैनी टाइम्स तक स्ट्रेच कर सकते हैं, इलास्टोमर कहते हैं। इसके लिए देखिए मैंने ग्राफ बना रखा है, एक ग्राफ समझेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन ले रखा है और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस ले रखा है। तो आप यहाँ इसके स्लोप पे जाएं, स्लोप देखें कि जो अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप समझ के आए थे, वहाँ पे स्लोप काफ़ी ज़्यादा था और यहाँ पे स्लोप काफ़ी कम है। तो वहाँ स्लोप काफ़ी ज़्यादा होना इस बात को इंडिकेट करता था कि आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस अगर प्रोड्यूस करते थे किसी बॉडी में, तो उसमें उस थोड़े से स्ट्रेस के कोरस्पोंडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वॉज प्रोड्यूस्ड, बहुत बड़ा अमाउंट स्ट्रेस का प्रोड्यूस्ड हो जाता था। इलास्टोमर के केस में ऐसा नहीं है। इलास्टोमर के केस में आप जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हो किसी मटेरियल में, तो उसके कोरस्पोंडिंग स्ट्रेस उतना लार्ज नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इस ग्राफ का स्लोप बहुत कम है और ये यानी कि अपोजिशन बहुत कम करता है। रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हो तो वो अगर बहुत ज़्यादा अपोजिशन करेगा, कौन ज़्यादा पोजीशन कर रहा है, रबर बैंड ज़्यादा पोजीशन कर रहा है कि स्टील वायर ज़्यादा पोजीशन कर रहा है। एक स्टील का रबर बैंड ले लो, एक स्टील का बैंड ले लो, एक रबर का बना हुआ बैंड ले लो और दोनों को आप स्ट्रेच करके देखो, तो आप स्टील वाले बैंड को तो स्ट्रेच भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन कर रहा है, यानी कि उसमें प्रोड्यूस्ड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और रबर के केस में स्ट्रेस बहुत कम है। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप बहुत कम रखना है, तो स्ट्रेस बहुत कम प्रोड्यूस होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर लेंथ पे पहुंच करके जब उसमें, यानी कि स्ट्रेन की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब काफ़ी सफिशिएंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो चुका होता है, तब ऐसा नहीं है कि फिर भी वो स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा उसमें, फिर वो काफ़ी अपोज करता है एकदम से जा करके। तो उस केस में आप देखें ग्राफ एकदम वर्टिकल हो गया है। वर्टिकल का मतलब है कि सडनली ये अपनी शेप में चेंज होने का बहुत ज़्यादा अपोज करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे जाकर के ग्राफ वर्टिकल हो जाता है। तो दिस ग्राफ डिस्क्राइब्स प्रॉपर्टी, स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी ऑफ ए इलास्टोमर। नाउ नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस के केस में आपने जो स्ट्रेन प्रोड्यूस किया था वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन था, यानी लेंथ वाइज स्ट्रेन था, उसकी लेंथ में चेंज कर रहे थे और इसके कोरस्पोंडिंग जो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ था वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस था, यानी कि लेंथ वाइज
स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ था। यहाँ बल्क मॉड्यूलस के केस में आप वॉल्यूम वाइज उस पर स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे हो और उसमें जो कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो भी वॉल्यूम वाइज है। तो इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कहते हैं और इसको वॉल्यूम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑल्सो प्रॉपर पॉपुलर नेम। तो बल्क, इसमें क्या करना है कि इसको एक एग्जाम्पल से समझे। एक बलून है, बलून को आपने एक टैंक में डिप कर दिया और उसमें ऊपर से वाटर पोर कर दिया, टैंक को फिल कर दिया पानी के साथ में। तो जो नीचे बलून रखा हुआ था बॉटम में, एट द बॉटम ऑफ द टैंक, वो अपने ऊपर चारों तरफ से वाटर का प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा, वाटर का प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा और उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब चारों तरफ से वाटर का प्रेशर लगेगा तो बलून का वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ऑफ कोर्स वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसमें जितना चेंज आया वॉल्यूम में, दैट चेंज यू डिनोट बाय डेल्टा वी। और ओरिजिनल वॉल्यूम उसका मान लीजिए कैपिटल वी था, तो उसमें स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हो गया? डेल्टा वी अपॉन वी। इसको निगेटिव से लेकिन डिनोट कर लो, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। माइनस से इसलिए डिनोट किया है क्योंकि निगेटिव चेंज आया, वॉल्यूम में श्रिंक हुआ है, वॉल्यूम कम हो गया पहले से उसका। तो ये हो गया उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। और स्ट्रेस कितना कोरस्पॉन्डिंगली एफ अपॉन ए है, तो ये प्रेशर ही, फोर्स अपॉन एरिया से आप स्ट्रेस को डिनोट करते हो। तो स्ट्रेस कितना लग रहा है? वो जो पानी आपने डाला है वो इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग बलून के इनसाइड में, इंटीरियर में उसको अपोज करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट एरिया। तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ये होगा तो उतना ही जितना बाहर से पानी प्रेशर लगा रहा है उसी के बराबर रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ये सब अंदर से प्रोड्यूस होगा। तो इसको आप केवल P से लिख सकते हो, P मतलब कि प्रेशर। तो बल्क मॉड्यूलस को कैसे डिफाइन किया आपने? P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V, या इसको लिख सकते हो अच्छा डेल्टा P लिख दिया इसको, डेल्टा P से मतलब कि चेंज इन प्रेशर, P भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला कैपिटल V था वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया P और V का, और अपॉन में रह गया डेल्टा V। तो PV आपको ये भी पता चलेगा, लेटर ऑन यू विल डिस्कवर दैट P प्रोडक्ट ऑफ P एंड V इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट अलग से तीनों की याद रखने की जरूरत नहीं है। तीनों से मतलब है कि तीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो तीनों की अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, तीनों की SI यूनिट सेम ही होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगी। अब इसी का एक रेसिप्रोकल डिफाइन किया जाता है, बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल, उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस 1 अपॉन B। ये डिफाइन करना सीख लिया आपने। तो SI यूनिट कंप्रेसिबिलिटी की क्या होनी चाहिए? जो बल्क मॉड्यूलस की SI यूनिट है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का रेसिप्रोकल यानी कि मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। तो बल्क इसकी कंप्रेसिबिलिटी की SI यूनिट हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। अच्छा, कई बारी एटमॉस्फेयर में देते हैं प्रेशर की यूनिट, प्रेशर मतलब दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट चल रही है ना, इसको पास्कल भी कह देते हैं, प्रेशर भी है ये एक तरीके से। तो कई बार उसको एटमॉस्फेयर में दे देते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना दे करके एटमॉस्फेयर में दे दिया। तो हमें फिर अगर इसी तरह की सिचुएशन कंप्रेसिबिलिटी के केस में दे रखी है एटमॉस्फेयर में, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर, पर एटमॉस्फेयर होनी चाहिए, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ एटमॉस्फेयर ही तो होना है। बल्क मॉड्यूलस की SI यूनिट एटमॉस्फेयर, इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज नॉट SI यूनिट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ATM से भी ऐसे डिनोट करते हैं, 1 ATM इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर बल्क मॉड्यूलस किसी का 1 ATM है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी होगी? 1 अपॉन 1 ATM, यानी कि 1 पर ATM ऐसा हो जाएगी, पर ATM है उसकी SI यूनिट। तो ये ATM को फिर पर ATM को कन्वर्ट करना आना चाहिए मीटर स्क्वायर पर न्यूटन में। 1 ATM को मीटर स्क्वायर पर न्यूटन में कन्वर्ट आना चाहिए, क्योंकि इसकी SI यूनिट तो मीटर पर स्क्वायर न्यूटन ही है ना। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एक लाइन में वो समझा रखा है मैंने। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 अपॉन 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर एटम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। 1 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पर एटम। तो इस बात को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है शेयर मॉड्यूलस। ये तीसरे तरह का मॉड्यूलस है, लास्ट वाला शेयर मॉड्यूलस। तो कई बार क्या होता है कि आप जो फोर्स लगाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स, सबसे पहले केस में तो आपने लेंथ के अलोंग लगाई थी, दूसरे केस में आपने वॉल्यूम के अलोंग लगाई थी, लेकिन आप इस थर्ड केस में, शेयर मॉड्यूलस के केस में, आप टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हो। तो जब ये फोर्स टेंजेंशियली लगाते हो
तो ये उसकी शेप में चेंज कर देती है, वॉल्यूम में तो कोई चेंज करेगी नहीं, लेंथ में भी कोई चेंज नहीं करेगी। लेकिन जैसे एक उसका लोअर सरफेस है, एक अपर सरफेस है, अपर सरफेस पे आपने फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई की है और जो लोअर सरफेस है उसका बॉटम, उसको आपने हिंज्ड करके रखा हुआ है, फिक्स करके रखा हुआ है किसी सरफेस के साथ में, तो ये तो अपनी जगह शिफ्ट करेगा नहीं। और ये शुरू में बिल्कुल पूरी तरीके से वर्टिकल था और ऊपर वाले सरफेस के ऊपर जब आपने टेंजेंशियली फोर्स लगाई इस तरीके से डायरेक्शन में, तो ये ऊपर वाला सरफेस शिफ्ट हो जाएगा। तो द शेप ऑफ बॉडी विल लाइक दिस नाउ, तो ये शेप में चेंज आ गया। तो यहाँ पे शेयर मॉड्यूलस डिफाइन किया जाता है। शेयर मॉड्यूलस डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे कि ये कितना शिफ्ट हुआ है ये मेजरमेंट कर लोगे सबसे पहले, ये शिफ्ट कितना हुआ है। तो इसको डिफाइन करते हो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर से। तो ये तो यूनिवर्सल तरीका ही है इसका डिफाइन करने का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही करते हो हमेशा। तो स्ट्रेस लेकिन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और स्ट्रेन कौन सा हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेन हो जाएगा। तो इसको टेंजेंशियल स्ट्रेन को शेयर लिखते हैं कई बार। तो यहाँ पे शेयर वर्ड मैंने यूज़ किया है इंटेंशनली, ये समझाने के लिए यूज़ किया है कि भाई टेंजेंशियल स्ट्रेन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर कहीं शेयर लिखा हो तो उसका क्या मतलब, शेयर का मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेन ही होता है। तो ईटा से इसको डिनोट कर रहे हो, तो ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन दिस शेयर, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर। और टेंजेंशियल स्ट्रेस F अपॉन ए, टेंजेंशियल स्ट्रेस F अपॉन ए अब तक भी ऐसे डिफाइन करते आ रहे थे। तो अब तक तो टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं था तो भी F अपॉन ए ही डिफाइन हो रहा था, अभी टेंजेंशियल है तब भी F अपॉन ए ही डिफाइन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, फोर्स तो वही है जो आपने लगाई हुई है F है, और एरिया जो अपर इसका जो भी ये एक मटेरियल था, एक ऑब्जेक्ट था, इसका जो अपर सरफेस है उसका जितना भी एरिया इन्वॉल्व है उस एरिया को लेंगे इसमें, तो F अपॉन ए रहेगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। और थीटा को क्या लेना था, थीटा ये जितना ऐसे शिफ्ट हुआ है, तो ये जितना शिफ्ट हुआ है ना, ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये थीटा ये है, या इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं कई बारी कि ये जितना शिफ्ट हुआ है अपर वाला इसका सरफेस जितना शिफ्ट हुआ है डिवाइड बाय हाइट ऑफ अपर सरफेस फ्रॉम लोअर सरफेस। तो अपर सरफेस की लोअर सरफेस से हाइट मान लेते हैं L है, और ऊपर अपर सरफेस अपनी पोजीशन से जितना शिफ्ट हुआ है वो मान लेते हैं डेल्टा L है। तो डेल्टा L अपॉन L ऐसे करके भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन डेल्टा L और L के मीनिंग यहाँ पे अलग अलग है। हर बार डेल्टा L चेंज इन लेंथ होता था, यहाँ पे लेंथ में चेंज नहीं हुआ, लेंथ तो पहले भी उतना ही थी अभी भी उतना ही है। यहाँ पे वो अपर सरफेस जितना शिफ्ट हुआ है वो डेल्टा L है, तो डेल्टा L अपॉन L हो गया। इसको टेन थीटा की टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। टेन थीटा इज इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन बेस ए अपॉन बी होता है। तो एल्टीट्यूड थीटा के सामने वाला एंगल यानी कि डेल्टा L, और बेस ये वाली साइड हो गई 90 डिग्री की साइड वाली, ये जो स्लैंट साइड थी वो होती। तो इसमें डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल तो टेन थीटा इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू थीटा, तो इसलिए थीटा भी यूज़ करते हैं कई बारी इस शेयर की जगह पे। तो वही यूज़ कर रखा है हमने, तीनों यूज़ करके दिखा रखे हैं। सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन में ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन टेन थीटा, और तीसरे एक्सप्रेशन में ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा L अपॉन L। तो तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो जो भी सिचुएशन में होगा। अब एक टॉपिक बकलिंग है, बकलिंग का मतलब समझते हैं सबसे पहले। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है और उस एक्सप्रेशन को याद रखने की फॉर्म में एक आसान फॉर्म में बना के लिखा है। तो बकलिंग का मतलब समझिए सबसे पहले, कोई ब्रिज है तो ब्रिज के ऊपर जब कोई व्हीकल जाते हैं तो यानी कि लोड अप्लाई होता है, तो ब्रिज नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन में सेंटर से नीचे झुक जाता है, बेंडिंग हो जाती है। दिस बेंडिंग इज इन टेक्निकल लैंग्वेज कॉल्ड बकलिंग। तो वो शुरू में स्ट्रेट था और जब यहाँ से लोड चल के आ रहा है, लोड यहाँ पे लगा हुआ है सेंटर में, तो इसमें ये बेंडिंग हो गई, दिस इज बकलिंग। तो ये जो डेल्टा है हॉरिजॉन्टल से ये नापा आपने जितना भी बेंडिंग हुई है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये बेंडिंग है, तो ये जितना बेंडिंग हुई इसको डेल्टा से इसको लिखा है, दिस इज कॉल्ड बकलिंग, डेल्टा। तो ये डेल्टा कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, इस डेल्टा को मिनिमम रखना होता है, बकलिंग ना हो हम ये चाहते हैं। तो ये डेल्टा किन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो सबसे पहले तो वेट पे डिपेंड करेगा, वेट जितना हो करके ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स इसकी बकलिंग उतनी ज़्यादा होगी। तो एक तो आप वेट को रिड्यूस कर सकते हो, अब वेट तो रिड्यूस करना नहीं है, जितना ट्रैफिक जाएगा ब्रिज से होकर के वो तो जाना ही जाना है। फिर दूसरा फैक्टर ये है कि इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ अगर कम कर लो आप, तो लेंथ अगर कम कर लोगे तो
बकलिंग कम होगी। अब लेकिन वो तो जिस रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है उस रिवर को तो आप कम नहीं कर सकते। बीच में सपोर्ट देने के लिए 1-2 पिलर्स लगा सकते हो, वो तो करते भी हैं, लेकिन फिर भी 2 पिलर्स के बीच में जितना मिनिमम लेंथ है वो तो रखना ही पड़ेगी आपको। तो लेंथ को भी आप कम नहीं कर सकते। लेंथ कम करने का मतलब है नंबर ऑफ पिलर्स आपको इंक्रीज करना होता है। तो लेंथ कम करने से बकलिंग कम हो जाती, लेकिन लेंथ को हम मोस्टली तो जितना रिवर की विड्थ है उतना रखनी तो है ही। तीसरा फैक्टर है आप इस ब्रिज की थिकनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और चौथा फैक्टर है इसकी ब्रेड्थ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, जो इसकी ब्रेड्थ है ब्रिज की। और एक और फैक्टर है यंग्स मॉड्यूलस। इसको जिस मटेरियल से बनाया जा रहा है वो ज़्यादा यंग मॉड्यूलस मटेरियल यूज़ करोगे तो इसमें बकलिंग कम होगी। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं। तो देखिए वेट पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा, वेट जितना ज़्यादा होगा तो डेल्टा उतना ज़्यादा होगा। सबसे पहला मैंने W लिख दिया। दूसरा है Y, दूसरा फैक्टर लिख रखा है 1/4YB। तो इसमें 1/4, ये 4 तो याद रख लेंगे। Y यंग्स मॉड्यूलस के रेसिप्रोकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बकलिंग, यानी कि यंग्स मॉड्यूलस जितना ज़्यादा होगा, ऐसा मटेरियल यूज़ करोगे जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा है, यानी कि मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें बकलिंग कम होगी। तो Y ये डिनोमीटर में रखोगे। दूसरा B है, B यानी कि उसकी ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ जितना ज़्यादा रखोगे तो उतना बकलिंग कम होगी, लेकिन ब्रेड्थ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा। देखो ब्रेड्थ की पावर 1 है और D की पावर 3 है। जो उसका डेप्थ है वो डेप्थ अगर ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो आपके पास अगर 2 ऑप्शन हो कि भाई ब्रेड्थ इंक्रीज़ करनी है या डेप्थ इंक्रीज़ करनी है, तो आप डेप्थ इंक्रीज़ करना ज़्यादा प्रीफर करोगे, क्योंकि डेप्थ की पावर 3 पे डिपेंड करता है। डेप्थ की पावर 3 है। डेप्थ इंक्रीज़ करने से आप उसकी बकलिंग को ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हो। और L की पावर 3 न्यूमरेटर में, तो लेंथ जितना ज़्यादा होगी उतना तो बकलिंग ज़्यादा होगी ही। तो ये एक एक्सप्रेशन ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट लास्ट इसका है इस पेज का, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर। एक वायर को जब आप स्ट्रेच करते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेता है। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है ये कैलकुलेट करना सीखना है, लेकिन इसको हम पेज नंबर 32 के साथ ही कवर करेंगे लार्जली।